नमस्कार। वनवासी कल्याण आश्रम के अपने तू मैं एक रक्त इस फेसबुक मंच पर पिछली बार हमने तमिलनाडु की इरुला जनजाति के बारे में श्रीमती कौशल्या हेगड़े के माध्यम से जानकारी प्राप्त की। कई लोगों ने हमें अपना अभिमत बताया, कभी हमारे कल्याण आश्रम के किसी आयाम के बारे में तो कभी किसी जनजाति के बारे में। अपना कार्य करने के लिए प्रेरणा दे सके ऐसे व्यक्तित्व के जीवन दर्शन पर आधारित आज तक हमने कार्यक्रम देखे। अपने जनजाति समाज के समसामयिक विषयों से जुड़े और कुछ कार्यक्रम भी हमको प्रस्तुत करना, ऐसा आयोजन पहले से है। आज 8 अगस्त है, कल 9 अगस्त होगी। 9 अगस्त यह विश्व में मूल निवासी दिवस के रूप में कुछ लोग मनाते हैं। विश्व मूल निवासी दिवस और भारत, ऐसा विषय लेकर रायपुर के अपने कार्यकर्ता विकास मरकाम जी अपने बीच में उपस्थित है। विकास जी ने एमए तक की पढ़ाई की है, अपना स्वतंत्र व्यवसाय है। वहाँ का जनजाति आयोग के वे उपाध्यक्ष भी रहे हैं। जनजाति से जुड़े विषयों पर उनका अध्ययन है। आज हम उनके विचार भी सुनेंगे। उसके पूर्व सूरत की अपने एक बालिका शबरी सबके समक्ष गीत प्रस्तुत करेगी। उसके पश्चात मैं विकास जी से विनती करता हूं कि वे अपने विचार व्यक्त करें। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा। युग युग से बहता आया यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह पुण्य प्रवाह हमारा। हम इसके लघुतम जलकण, बनते मिटते हैं क्षण क्षण। अपना अस्तित्व मिटाकर तन मन धन करते अर्पण। बढ़ते जाने का शुभ प्रण, प्राणों से हमको प्यारा। यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह पुण्य प्रवाह हमारा। इस धारा में घुल मिल कर वीरों की राख बही है। इस धारा में कितने ही ऋषियों ने शरण गही है। इस धारा की गोदी में खेला इतिहास हमारा। यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह अविरल तप का फल है। यह राष्ट्र प्रवाह प्रबल है। शुभ संस्कृति का परिचायक भारत माँ का आंचल है। हिंदू की चिरजीवन का मर्यादा धर्म सहारा। यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह पुण्य प्रवाह हमारा। क्या इसको रोक सकेंगे? मिटने वाले मिट जाए। कंकर पत्थर की हस्ती क्या बाधा बन कर आए। ढह जाएंगे गिर पर्वत, कांपे भूमंडल सारा। यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह कल कल छल छल बहती, क्या कहती गंगा धारा। युग युग से बहता आया यह पुण्य प्रवाह हमारा। यह पुण्य प्रवाह हमारा। नमस्कार, जय जोहार। अभी कुछ वर्षों से भारत में 9 अगस्त को लेकर विभिन्न स्थानों पर विश्व आदिवासी दिवस के नाम से
छोटे बड़े कई कार्यक्रम आयोजित होने लगे हैं, जिनमें जनजाति समाज के साथ साथ अन्य लोग भी बड़े उत्साह से शामिल होते हैं। शुरुआत में तो ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन ईसाई मिशनरी से जुड़े लोग और उनसे प्रेरित संस्थाओं ने ही किया, जिनका अपना निहित उद्देश्य होता है और अपना एक निहित स्वार्थ होता है, और उसी स्वार्थ के अपने एजेंडे के कारण उन लोगों ने देश भर में विश्व आदिवासी दिवस के नाम पर कार्यक्रम आयोजित करने के प्रयास किए। विश्व आदिवासी दिवस का नाम होने के कारण तथा इस विषय की पूरी जानकारी नहीं होने के कारण कई बार हमें भी लगता है कि ये हमारा दिवस है। अभी कुछ प्रदेशों में भी ये स्थिति है, कुछ प्रदेश भी विश्व आदिवासी दिवस के नाम पर कार्यक्रम आयोजित करके इस दिवस पर सार्वजनिक अवकाश भी घोषित कर रहे हैं। इसीलिए हमारा जो सीधा साधा सरल जनजाति समाज है वह इस उत्साह के वातावरण में बहकर इस आयोजन में हिस्सा लेते रहा है और विश्व आदिवासी दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाते रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल्स की पूर्व संध्या पर आज मुझे लगता है कि हम सबको यह जानना चाहिए कि वास्तव में यह दिवस है क्या और इसे क्यों मनाया जा रहा है, भारत के संदर्भ में इसकी क्या उपयोगिता है। अभी यदि हम अपने मोबाइल के गूगल में इंडिजिनस पीपल्स डे सर्च करें तो देखेंगे कि 1977 से संयुक्त राष्ट्र संघ इस प्रयास में था कि 12 अक्टूबर कोलंबस डे के दिन को इंडिजिनस पीपल डे घोषित कर दिया जाए, क्योंकि इसी दिन 12 अक्टूबर 1492 को कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। वास्तव में यूरोपियन रेस के लोगों को और गोरे अमेरिकियों को लगता है कि ये दिन उनके विजय के शुरुआत का दिन है और इसलिए इस दिन को वो यादगार बनाना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर कोलंबस जो सोने की चिड़िया भारत की खोज पर निकला था, लेकिन जा पहुंचा अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित साल्वाडोर में, और उसी दिन वहां के मूल निवासी ट्राइब्स लोगों के बुरे दिन प्रारंभ हुए। कोलंबस द्वारा अमेरिका के मूल निवासियों के शोषण, अत्याचार और नरसंहार के इस काले इतिहास के कारण वहां के मूल निवासी इस दिन को अपने पतन का दिन मानते हैं और इसीलिए उन्होंने इस दिन का प्रबल विरोध किया। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य सदस्य देशों का भी साथ न मिल पाने के कारण उस समय ऐसा नहीं हो पाया, वर्ल्ड इंडिजिनस डे कोलंबस डे को घोषित नहीं हो पाया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने फिर यह कार्य विश्व मजदूर संगठन ILO को सौंपा। ILO संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों में मूल निवासी मजदूरों के हितों के लिए, उनके अधिकारों के लिए कार्य करने वाली एक बड़ी संस्था है। चूंकि 12 अक्टूबर 1992 को कोलंबस के अमेरिका आने के 500 वर्ष पूरे होने वाले थे, फिर से यूरोपियन रेस के लोगों ने संयुक्त राष्ट्र संघ पर और ILO पर दबाव बनाना प्रारंभ किया और तभी ILO ने वर्ष 1989 में राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल कन्वेंशन 169 घोषित किया। तत्कालीन समय के 182 देशों में से मात्र 22 देशों ने ही इसे स्वीकार किया, इस पर समर्थन दिया। अन्य देशों ने इसे अस्वीकार कर दिया। अस्वीकृति का मुख्य कारण था कि संयुक्त राष्ट्र संघ इंडिजिनस पीपल की परिभाषा स्पष्ट नहीं कर पा रहा था। इस संधि में मुख्यतः उन देशों ने ही हस्ताक्षर किया था जिनके उस समय तक उपनिवेशक कॉलोनियां थी, अर्थात उस समय तक भी वे दूसरे देश के लोगों पर शासन कर रहे थे और उस समय तक वहां बड़ी संख्या के मूल निवासी लोग दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में थे। उन्हें कोई सुविधाएं नहीं थी, उनको कोई अधिकार नहीं दिए गए थे। भारत ने भी इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया। भारत ने अपने आधिकारिक बयान में यह स्पष्ट किया कि भारत के सभी नागरिक, जिनमें जनजातियां भी शामिल हैं, भारत के मूल निवासी हैं। इसलिए यह संधि भारत के संबंध में प्रासंगिक नहीं है
और इसका संदर्भ भारत से नहीं हो सकता। इन परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह महसूस किया कि 21वीं सदी में भी विश्व के विभिन्न देशों में निवासरत मूल निवासी समाज अपनी उपेक्षा, असमानता का भाव, बेरोजगारी तथा बंधुआ मजदूरी जैसे जटिल समस्याओं से ग्रसित है। इसके निराकरण हेतु उसने अपने कार्यदल वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजीनियस पॉपुलेशन WGIP के 11वें अधिवेशन में मूल निवासी घोषणा प्रारूप को मान्यता देकर 1994 को मूल निवासी वर्ष और 9 अगस्त को मूल निवासी दिवस घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार 9 अगस्त का ही दिन इसलिए चुना गया क्योंकि 1982 में इसी दिन इस वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक हुई थी और इसी बैठक में कोलंबस डे के दिन यानी कि 12 अक्टूबर को इंडिजिनस पीपल डे मनाने का प्रस्ताव रखा गया था, जो उस समय सफल नहीं हो पाया था। मतलब आप समझ सकते हैं कि 9 अगस्त कोलंबस डे ना सही परंतु संवर्धित कोलंबस डे ही सही। इसलिए अमेरिका के मूल निवासियों ने इस दिन का भी 9 अगस्त का भी प्रबल विरोध किया। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के मूल निवासियों ने भी 9 अगस्त का विरोध किया क्योंकि इसी दिन 1675 में पवहाटन ट्राइब्स के लगभग 8000 लोगों का नरसंहार ब्रिटेन के वर्जीनिया कंपनी ऑफ लंदन ने किया था। यह संघर्ष इतिहास में पवहाटन युद्ध के रूप में जाना जाता है। इस रक्त रंजित संघर्ष में लगभग 90% पवहाटन ट्राइब्स जो वहां के मूल निवासी थे वो समाप्त हो गए, समूल उनका नाश हो गया। इन विरोधों के बीच मूल निवासियों को फिर से हक दिलाने, अधिकार दिलाने और उनकी समस्याओं का निराकरण करने, भाषा, संस्कृति व इतिहास के संरक्षण के नाम पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 9 अगस्त 1994 को जिनेवा शहर में विश्व के मूल निवासी प्रतिनिधियों का एक विशाल और विश्व का पहला मूल निवासी दिवस सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में भारत सरकार के अधिकृत प्रतिनिधि ने यूएनओ को अवगत कराया कि भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा परिभाषित देशज अर्थात मूल निवासी पूरे भारत के लोग हैं, पूरे भारतीय लोग मूल निवासी हैं और यहाँ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो भी शोषित वर्ग हैं, उन लोगों के साथ किसी भी प्रकार का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक पक्षपात नहीं हो रहा है। इसके बाद वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजीनियस पॉपुलेशंस द्वारा लगभग 20 वर्षों के विचार विमर्श के बाद 2007 में एक घोषणा पत्र जारी किया गया जो शब्दशः ILO के 1989 वाले कन्वेंशन 169 ही था, परंतु इस बार संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2 रियायतें दी गई। पहला कि इस संधि को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मान्यता नहीं दी गई और दूसरा कि इस पर हस्ताक्षर करने वाले देशों को इसके पूरे प्रावधानों को मानना बाध्यकारी नहीं था। मतलब वो चाहे तो कुछ उसके प्रावधानों को वो छोड़ भी सकते थे। ऐसा 2 संयुक्त राष्ट्र संघ ने रियायत उस समय दिया। 13 सितंबर 2007 को इस घोषणा पत्र पर मतदान हुआ जिसमें 158 देशों ने भाग लिया। 158 देशों में से 143 देशों ने इसका समर्थन किया, 11 ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा और अमेरिका ने उस समय इस घोषणा पत्र का विरोध किया। भारत सरकार की ओर से अजय मल्होत्रा ने भारत का आधिकारिक पक्ष रखा। भारत में निवासरत सभी जाति धर्म के लोग भारत के मूल निवासी हैं। ये जो भारत का शुरू से जो एक स्टैंड था, इस स्टैंड को रखते हुए अजय मल्होत्रा ने कहा कि मूल निवासियों के कट ऑफ डेट के विषय पर उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि दूसरे देश जैसे अमेरिका, जिसकी खोज कोलंबस ने 12 अक्टूबर 1492 को किया था, तो वहाँ 12 अक्टूबर 1492 के पहले से निवास करने वाले लोग मूल निवासी होंगे और जो 12 अक्टूबर 1492 के बाद आए हैं
जो लोग वहां बसे हैं वो लोग बाहरी होंगे। भारत के संदर्भ में ऐसा कोई कट ऑफ डेट है ही नहीं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने अभी तक इंडिजिनियस पीपल और ट्राइबल की कोई स्पष्ट परिभाषा व्याख्यात नहीं की थी। इसलिए फिर जोर देकर अजय मल्होत्रा ने कहा कि वर्किंग ग्रुप जो है वो इंडिजिनियस पीपल और ट्राइबल समुदायों को परिभाषित करने में असफल रहा है। अजय मल्होत्रा ने यह भी कहा कि इस घोषणा पत्र का संदर्भ केवल उन राष्ट्रों के लिए है जहां आज भी उपनिवेशक कॉलोनियां हैं और वहां के मूल निवासियों को अपने सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक मान्यता और राजनीतिक पहचान के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उनको अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं, क्योंकि इस घोषणा पत्र के अनुच्छेद 46 के तहत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत किसी भी राष्ट्र के लिए कानूनी बाध्यता समाप्त की गई थी। इसलिए भारत इस घोषणा पत्र के समर्थन में मतदान कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से अपनी बात रखते हुए, इस बात को चिन्हांकित करते हुए कहा। सही मायनों में यदि देखा जाए तो इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल्स अर्थात विश्व मूल निवासी दिवस का भारत के साथ, भारत के लिए कोई खास औचित्य नहीं, भारत में इसका कोई खास मतलब नहीं है। इसका औचित्य तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्पेन और कनाडा जैसे देशों के लिए है, जहां की 90% मूल निवासियों को यूरोपियन रेस और गोरे अमेरिकियों ने नरसंहार करके, उनको प्रताड़ित करके, उनका बलात्कार करके, उनके स्थानों पर सैनिक कब्जा करके और अंत में उनको इतना आतंकित किया कि उनको उनके मूल स्थानों से विस्थापित होना पड़ा। इन देशों के लिए वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल्स डे का औचित्य है। यहाँ अमेरिका की एक घटना का उल्लेख करना मैं आवश्यक समझता हूँ कि मई 1830 में अमेरिका में इंडियन ट्राइबल रिमूवल एक्ट पारित किया गया। उस समय तक अमेरिका में वहाँ के मूल निवासियों को, वहाँ के ट्राइब्स को रेड इंडियन कहा जाता था। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य लगभग 1.5 लाख ट्राइब्स लोगों को उनके पैतृक स्थान से मिसिसिपी नदी के पश्चिम में ढकेलने का था। अमेरिका के 5 ट्राइब समूह चिक्सा, चिक्टो, मस्कोकी क्रिक, सेमिनोल और चिरोकी, इन ट्राइब समूहों को जानवरों की तरह बलपूर्वक अपने पैतृक स्थान से भगाया गया, जिसमें लगभग 1.25 लाख ट्राइब्स मारे गए। पूरे मिसिसिपी नदी का रंग उनके रक्त के रंग से लाल हो गया। इस घटना को इतिहास में ट्रेल ऑफ टीयर्स अर्थात आंसुओं की नदी के नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरी ओर भारत में जनजाति समाज और दूसरे भारतीय समाज के बीच कभी इस प्रकार का रक्त रंजित संघर्ष नहीं हुआ है। जनजाति समाज सदैव ही भारतीय समाज का अभिन्न अंग रहा है। आप मुगल काल में देखिए, मुगल काल में गोंडवाना महारानी दुर्गावती, उसका अकबर के साथ जो मुकाबला हुआ, या फिर महाराणा प्रताप का साथ देने वाले वीर पुंजाभिल का संघर्ष हो, ये सब इतिहास में लिखित है, इतिहास में दर्ज हैं। अंग्रेजों के साथ भी संघर्ष में भगवान बिरसा मुंडा, शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर, ठाकुर गैन सिंह, टंटिया मामा, रानी माँ गाइडिनल्यू, वीर जादोनांग, इनका जो योगदान है वो हम सबको प्रेरणा देता है। जब जब विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण भारत भूमि पर हुआ, जब जब बाहरी लोगों ने भारत पर आक्रमण किया, तब तब अन्य भारतीय समाज के साथ जनजाति समाज ने मिलकर संघर्ष किया, बलिदान दिया, और आज मैं ऐसे बलिदानियों को नमन करना चाहता हूँ। मूल निवासियों को जो अधिकार देने की बात आज संयुक्त राष्ट्र संघ का वर्किंग ग्रुप कर रहा है, उन अधिकारों को आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन भारत का संविधान लागू हुआ, उसी दिन भारतीय नागरिकों को प्रदान किया जा चुका है। भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा कि वंचित और शोषित वर्ग के लोगों को मुख्य धारा में आने का
समुचित अवसर मिले, इसीलिए उन्होंने इन वर्गों को पर्याप्त अधिकार दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्किंग ग्रुप के घोषणा पत्र के साथ, उनके चार्टर के साथ यदि हम अपने संविधान के प्रावधानों की तुलना करें तो हम पाते हैं कि एक और यूएन कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के समान मूल निवासियों को मानव अधिकार मिलना चाहिए। इसे हमारे संविधान ने मूल अधिकार के रूप में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए हुए हैं। यूएन कहता है कि मूल निवासी होने के अधिकारों के कारण उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनका शोषण नहीं होना चाहिए। इसे हमारे संविधान ने मूल अधिकार अनुच्छेद 14 व 15 तथा ST/SC प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत कड़े प्रावधान विधित करते हुए उन्हें प्रदान किया है। यूएन का मानना है कि राजनीतिक आत्मनिर्णय के अधिकार के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का अधिकार मूल निवासियों को मिलना चाहिए। इस बाबत हमारे भारतीय संविधान ने अनुच्छेद 322 में संसद से लेकर ग्राम पंचायत तक अनुपातिक प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची और पेशा कानून बनाया हुआ है। पेशा कानून के तहत 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आज ग्राम पंचायत का सरपंच, जनपद का अध्यक्ष, जिला पंचायत का अध्यक्ष, यह हमारे जनजाति वर्ग से होता है। और आज इसके कारण ऐसा लगता है कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने का जो प्रयास हमारे संविधान निर्माताओं ने किया है वो आज सफल हो रहा है। यूएन मूल निवासियों को उनकी धार्मिक स्वतंत्रता, संरक्षण व संवर्धन देने के अधिकार की बात करता है, तो हमारे संविधान में पहले ही मूल अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक इसे शामिल किया जा चुका है। यूएन मूल निवासियों को उनकी भाषा में शिक्षा, कानूनी सहायता व श्रम कानूनों के अधिकार की बात करता है, तो इसे भी हमारे संविधान में मूल अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 तथा अनुच्छेद 41 से 43A तक प्रदान किया जा चुका है। इन अधिकारों से परे जनजाति समाज की आज सबसे बड़ी जो समस्या थी वो काबिज वन भूमि पर अधिकार की समस्या थी। इस समस्या को भी भारतीय संविधान ने वनाधिकार कानून बनाकर उन जनजाति भाइयों को उनके काबिज वनाधिकार पर वनाधिकार का पट्टा देकर, वनाधिकार देकर समाप्त किया। इन सब के बावजूद यूएन के कुछ प्रावधानों को भारत सरकार ने मानने से साफ तौर पर इनकार भी किया, और वो प्रावधान थे आत्मनिर्णय के तहत स्वायत्त सरकार का गठन व विदेशी आर्थिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। ये भारत के संविधान के तहत अमान्य है। इसी तरह तत्कालीन देश से भिन्न राजनैतिक, कानूनी, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक पहचान बनाना तथा अपनी एक अलग नागरिकता बनाने का अधिकार, ये भारत को पूरी तरह अस्वीकार्य है, क्योंकि इस अनुबंध में से इस दोनों अनुबंध किसी भी देश या स्वतंत्र गणराज्य की संप्रभुता और एकता के लिए खतरा हो सकती है। इसलिए भारत ने इसको अस्वीकार किया। भारत के इस कड़े और स्पष्ट आधिकारिक रूप के कारण 9 अगस्त के मूल निवासी दिवस की उपयोगिता समाप्त हो जाती है। परंतु अभी कुछ समय से ईसाई मिशनरियां, उनसे जुड़ी संस्थाएं वाम से और वामपंथी विचारधारा के लोगों के द्वारा इस दिन को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में प्रचारित कर इसका महिमा मंडन करने का कार्य करने में लगे हुए हैं। विश्व आदिवासी दिवस को यदि आप अंग्रेजी अनुवाद में देखें तो उसका अंग्रेजी अनुवाद होता है वर्ल्ड ट्राइब्स डे, और 9 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र संघ मनाता है इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल्स, अर्थात विश्व मूल निवासी दिवस। अब आप समझ ही सकते हैं कि एक ओर जहां ये विदेशी ईसाई मिशनरियां और अन्य अलगाववादी ताकतें हम भारतीयों को मूल निवासी के नाम पर लड़ाते रहती हैं, वहीं दूसरी ओर विश्व आदिवासी दिवस का नाम देकर आदिवासी समाज को, हमारे जनजातीय समाज को मूल भारतीय समाज से अलग करने का षड्यंत्र भी ये रच रही है। अब हमें इन षड्यंत्रों को समझना होगा, इसके लिए जागरूक होना होगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि भारत में जनजाति समाज की समस्याएं नहीं हैं। समस्याएं हैं, गंभीर समस्याएं हैं, जैसे अशिक्षा,
कुपोषण, विस्थापन, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, विकास के असमान अवसर, रोड कनेक्टिविटी का अभाव। मगर ये सारी समस्याएं हमारी आंतरिक समस्याएं हैं। इन समस्याओं को हम अपने तरीके से, अपने साधनों से सुलझाएंगे। इनको हम सुलझा सकते हैं, इनको हम सुलझाने का प्रयास भी कर रहे हैं। इसके लिए हमें किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून की आवश्यकता नहीं है। और रही बात संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो यदि वास्तव में संयुक्त राष्ट्र संघ को मूल निवासियों की चिंता है, ट्राइब्स समाज की चिंता है, तो सबसे पहले मूल निवासी और ट्राइब्स लोगों पर अत्याचार करने वाले, उनका नरसंहार करने वाले तथा उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करने वाले शासक देशों को कटघरे में खड़ा कर उन पर कार्रवाई करे। अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह मेरा स्पष्ट मत है कि चूंकि भारत में जनजातियों का गौरवपूर्ण व स्वर्णिम इतिहास रहा है, मध्य भारत के क्षेत्र में हम राजा महाराजा रहे हैं। जनजाति समाज के लगभग 260 रियासतें रही हैं, 260 हमारे राजा महाराजा रहे हैं। तो फिर क्यों हम ऐसे दिवस को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में स्वीकार करें, जिस दिन विश्व के मूल निवासियों के विनाश की यादें ताजा होती हों? क्यों ऐसे दिवस को हम स्वीकार करें जिस दिन को हमारे अनेक ट्राइब्स जनजातियों को समाप्त कर दिया गया हो? यह दिवस तो उन सभी ट्राइब्स जनजातियों को, ट्राइब्स प्रजातियों को, मूल निवासियों को श्रद्धांजलि देने का दिवस है। और यदि हम ऐसा कोई दिवस मनाना ही चाहते हैं, यदि ये चाहते हैं कि हमारे जनजाति समाज का भी कोई दिवस हो, तो क्यों ना हम अपने गौरव पुरुषों के नाम पे जनजाति गौरव दिवस मनाने की शुरुआत करें। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि पूरे देश में 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाया जाए, ताकि इस दिन हम अपने जनजाति समाज के गौरवपूर्ण अतीत का पुण्य स्मरण कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।